सौर एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। अभी आपकी परीक्षा में ज़्यादा समय नहीं बचा है और ये जो हमारी क्लासें चल रही हैं ये सारी की सारी रिवीजन क्लासेस हैं, जिसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ साथ अतिरिक्त तथ्यों को भी कवर किया गया है। ये प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं और आज की क्लास में हम समान विज्ञान और समान हिंदी पर चर्चा कर रहे हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, आपकी परीक्षा के पैटर्न के हिसाब से रखे गए हैं। तो बिना समय गंवाए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग पनडुब्बियों में समुद्र स्तर के ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है? कौन सा उपकरण है जिसका उपयोग पनडुब्बियों में समुद्र स्तर के ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है? तो कौन सा उपकरण है? ये पेरिस्कोप है। कौन सा? पेरिस्कोप या पारदर्शी बोला जाता है इसको। इसका राइट आंसर हो जाएगा पेरिस्कोप या पारदर्शी यंत्र का उपयोग पनडुब्बी में समुद्र तल के ऊपर वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संबंधित विलयन और विलेय के बारे में सत्य नहीं है? इसमें विलयन और विलेय के बारे में पूछा गया है। तो सबसे पहले हम विलयन को समझ लेते हैं। विलयन क्या होता है? तो दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? विलयन कहलाता है। और विलयन के दो घटक होते हैं, एक होता है विलेय और विलायक। विलयन का वह घटक जो घुलता है वो क्या कहलाता है? विलेय कहलाता है। और जबकि जिसमें घोला जाता है वो क्या कहलाता है? विलायक कहलाता है। विलयन के कुछ गुण भी होते हैं। यह एक समांगी मिश्रण होता है, इसे समान आंखों से नहीं देखा जा सकता है, ये टिंडल प्रभाव इत्यादि नहीं दिखाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन को देखते हैं, विलयन के विलेय कणों को बिना सहायता से आंखों से नहीं देखा जा सकता है। तो ये सही हो जाता है। जब विलयन को अबाधित रखा जाता है तो विलेय के कण तल पर बैठ जाते हैं। तो ये गलत हो जाता है। साम्यावस्था में विलेय के कण नीचे नहीं बैठते हैं। तो ये गलत हो जाता है। एक विलयन एक समांगी मिश्रण होता है। तो बिल्कुल सही है। एक विलयन क्या होता है? समांगी मिश्रण होता है। विलेय के कण प्रकाश की किरणों को प्रकीर्णित नहीं करते हैं। तो ये भी सही हो जाता है। तो यहाँ पे 3 सही हो जाता है। पूछा गया है सत्य नहीं है, तो सत्य क्या नहीं है? ये नहीं है। जब विलयन को अबाधित रखा जाता है तो विलेय के कण तल पर बैठ जाते हैं, ये गलत है। नेक्स्ट देखते हैं, जल विद्युत उत्पादन के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक सिद्धांत जिम्मेदार है? तो जल विद्युत उत्पादन की बात करें तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा जो होती है, बांध में संग्रहित जल की ऊर्जा होती है, उसका विद्युत में रूपांतरण होता है। जल विद्युत उत्पादन में क्या होता है? गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जड़ी बूटी खेती को संदर्भित करता है? कौन सा शब्द जड़ी बूटी खेती को संदर्भित करता है? तो जो सब्जियों की खेती होती है, यह शब्द जड़ी बूटी पार्ट हर्बी भी बोला जाता है, खेती को संदर्भित करता है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सब्जी की खेती। और इनमें एक फैक्ट और याद रखिएगा, जो रेशम कीट पालन क्या कहलाता है? सेरीकल्चर कहलाता है। रेशम कीट का पालन क्या कहलाता है? सेरीकल्चर। याद रखिएगा, पूछा जाएगा क्वेश्चन। और जो मछली पालन होता है वो क्या कहलाता है? पीसीकल्चर। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, एक अश्वशक्ति बराबर है, एक अश्वशक्ति कितने वाट के बराबर है? तो एक अश्वशक्ति 746 वाट के बराबर है। नेक्स्ट देखते हैं, पशुओं के व्यवहार के वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो पशुओं के व्यवहार के वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ अध्ययन को क्या कहा जाता है? एथोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एथोलॉजी कहा जाता है। और इकोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो वनस्पति तथा प्राणियों के पर्यावरण से संबंधित अध्ययन किसमें किया जाता है? इकोलॉजी में। यूथेनिक्स क्या कहलाता है? जीवन स्थिति में सुधार कर मानव कल्याण का अध्ययन। जीवन स्थिति में सुधार कर मानव कल्याण का अध्ययन क्या कहलाता है? यूथेनिक्स कहलाता है। एंटमोलॉजी क्या कहलाता है? तो एंटमोलॉजी में कीट पतंगों का अध्ययन करते हैं। ये भी याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। लगभग 65 मिलियन वर्ष पहले डायनासोर किस अवधि के अंत में विलुप्त हो गए थे? तो किस अवधि में? ये जो क्रिटेशियस युग था, इस युग की अवधि के अंत तक विलुप्त हो गए थे। और ऐसा माना जा रहा है कि इस युग में जलवायु अपेक्षाकृत अधिक गर्म हुआ, जिसके कारण इसके चलते सारे जीव जो हो गए थे विलुप्त हो गए थे। नेक्स्ट देखते हैं, पदार्थ की मात्रा के आधार पर एसआई इकाई किसके द्वारा दर्शाई जाती है? तो पदार्थ की मात्रा का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या कहलाता है? मोल कहलाता है। क्या कहलाता है? मोल कहलाता है। इसका जो संकेत है इसको MOL से डोनेट करते हैं। भौतिकी के जो विभिन्न भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए जो इकाइयाँ प्रयोग की जाती हैं वो 2 वर्गों में विभाजित होती हैं। एक होता है मूल मात्रक, एक होता है व्युत्पन्न मात्रक। नेक्स्ट देखते हैं, घूर्णन गति के 2 प्रकार कौन है? घूर्णन गति की 2 प्रकार कौन है? तो सबसे पहले हम घूर्णन गति को समझ लेते हैं। किसी पिंड का उसके अक्ष के चारों ओर घूमना या गति करना क्या कहलाता है? घूर्णन गति कहलाता है। किसी पिंड का उसके अक्ष के चारों ओर घूमना या गति करना क्या कहलाता है? घूर्णन गति कहलाता है। और घूर्णन गति 2 प्रकार की होती है, कक्षीय और स्पिन। तो यहाँ पे देख लेते हैं, कक्षीय और स्पिन।
दो प्रकार की गति होती है। नेक्स्ट देखते हैं, लोहे में जंग लगने के लिए किस अवस्था का होना आवश्यक है? लोहे में जंग लगने के लिए किस अवस्था का होना आवश्यक है? तो जब लोहे से बनी वस्तु में नमी और हवा का ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया होती है तो लोहे में एक भूरे रंग की जो आयरन ऑक्साइड की परत जम जाती है, वही जंग कहलाती है। तो यहाँ पे किसकी उपस्थिति होना आवश्यक है? ऑक्सीजन की उपस्थिति। नेक्स्ट देखते हैं, बल का एसआई यूनिट क्या होता है? तो बल का जो एसआई यूनिट होता है वो न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन होता है। और इसको केजी मीटर सेकंड इनवर्स 2 से भी डोनेट किया जाता है, तो ये भी याद रखिएगा। बल का एसआई यूनिट क्या होता है? मीटर होता है। वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो वायुमंडलीय दबाव किससे मापा जाता है? ये बैरोमीटर से मापा जाता है। किससे मापा जाता है? बैरोमीटर से। थर्मामीटर से किसी वस्तु का ताप मापा जाता है। लैक्टोमीटर से क्या मापा जाता है? ये दूध की शुद्धता की जांच करते हैं, तो ये भी याद रखिएगा। मल्टीमीटर से इलेक्ट्रिसिटी की कंटिन्यूटी वगैरह चेक करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, स्टेनलेस स्टील का आविष्कार किसने किया था? तो स्टेनलेस स्टील का आविष्कार किया था हैरी ब्रायरली ने, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ब्रेक लगाने पर एक कार मुख्य रूप से किस बल के कारण रुक जाती है? किस बल के कारण रुकती है? वो घर्षण बल के कारण रुकती है। किस बल के कारण? घर्षण बल के कारण रुकती है। और घर्षण बल क्या होता है? घर्षण बल वह विरोधी बल होता है जो दो सतहों के बीच होने वाली आपेक्षिक गति का क्या करता है? विरोध करता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? कौन सा उपकरण है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो ये जो बैटरी होती है ये क्या करती है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। नेक्स्ट देखते हैं, पृथ्वी के पलायन वेग की अपेक्षा कम वेग पर मिसाइल को लॉन्च करने के लिए कुल कितनी ऊर्जा होनी चाहिए? तो सबसे पहले हम इसका पलायन वेग समझ लेते हैं कि पलायन वेग क्या होता है। तो पलायन वेग वह न्यूनतम वेग होता है जिसमें किसी पिंड को पृथ्वी की सतह के ऊपर की ओर फेंके जाने पर वह गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर दे और कभी पृथ्वी पर वापस नहीं आता, तो ये क्या कहलाता है? पलायन वेग कहलाता है। यदि पृथ्वी की बात करें तो इसका मान, पृथ्वी तल पर इसका मान क्या होता है? ये भी याद रखिएगा, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ये पृथ्वी का पलायन वेग होता है। तो यहाँ पे पूछा गया क्वेश्चन है, पृथ्वी के पलायन वेग की अपेक्षा कम वेग पर मिसाइल को लॉन्च करने के लिए कुल ऊर्जा होनी चाहिए, वो ऋणात्मक होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? ऋणात्मक। वृत्ताकार कक्ष में गतिशील किसी उपग्रह की जो कुल ऊर्जा होती है वो ऋणात्मक होती है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऋणात्मक होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, द्रव्यमान मास द्रव्यमान मास प्रति यूनिट आयतन क्या कहलाता है? तो द्रव्यमान मास प्रति यूनिट आयतन कहलाता है घनत्व। क्या कहलाता है? घनत्व कहलाता है। और घनत्व का मात्रक भी याद रखिएगा, घनत्व का मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, उष्णता से संबंधित भौतिक विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? उष्णता से संबंधित भौतिक विज्ञान की शाखा को थर्मोडायनामिक कहते हैं। क्या कहते हैं? थर्मोडायनामिक कहते हैं। और उष्णता क्या कहलाती है? तो ऊष्मा का वह रूप जिसमें हम गर्मी का अनुभव करते हैं वो क्या कहलाती है? ऊष्मा कहलाती है। और ऊष्मा से संबंधित विज्ञान को हम थर्मोडायनेमिक्स के जरिए बोला जाता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा थर्मोडायनामिक। नेक्स्ट देखते हैं, क्रायोजेनिक को दर्शाता है। क्रायोजेनिक क्या क्या दर्शाता है? कम तापमान। क्रायोजेनिक क्या दर्शाता है? कम तापमान दर्शाता है। क्रायोजेनिक तरलीकृत गैसें होती हैं जिन्हें उनके तरल अवस्था में बहुत कम तापमान पर रखा जाता है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा कम तापमान। नेक्स्ट देते हैं, पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति क्या होती है? तो जो श्रव्य के तरंगें होती हैं, आवृत्तियों के परिसर के आधार पर तरंगों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। कौन कौन सी श्रेणी होती हैं? श्रव्य तरंगे, अवश्रव्य तरंगे और पराश्रव्य तरंगे। तो जो श्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है। अवश्रव्य तरंगों की 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की रेंज होती है। और पराश्रव्य तरंगों की बात करें तो इनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। तो यहाँ पे देखें तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक 20 के हर्ट्ज से ऊपर होती है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? बी। ये तीनों आवृत्तियों, तीनों तरंगों के जो रेंज है उनको याद रखिएगा। सोनार का पूरा नाम क्या है? सोनार का पूरा नाम क्या होता है? तो सोनार का पूरा नाम होता है साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग।
साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग, यह एक ऐसी युक्ति होती है जिसमें पराशब्द तरंगों का उपयोग कर जल में स्थित पिंडों की दूरी, जल के अंदर मछलियों के समुदाय के विषय में और शत्रुओं के पनडुब्बी इत्यादि का पता लगाने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे सोनार का पूरा फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। निर्वात में एक माध्यम में प्रकाश की गति को के अनुपात को क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, सिरके का रासायनिक नाम क्या है? सिरके का रासायनिक नाम क्या है? ये एसिटिक अम्ल होता है। सिरके का रासायनिक नाम क्या होता है? क्या बोलते हैं? एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल को सिरका बोला जाता है। चाक का रासायनिक नाम क्या है? तो चाक का जो रासायनिक नाम है वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है। क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। चाक का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। निम्न में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक नहीं है? तो प्राकृतिक बहुलक वो होते हैं जो प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। यहाँ पे यदि देखें तो पीवीसी, बेकेलाइड और नायलॉन, ये तीनों क्या है? कृत्रिम बहुलक है। यहाँ पे प्राकृतिक बहुलक पूछा गया है तो सेलुलोज जो होता है वो प्राकृतिक बहुलक है। इसके अलावा प्राकृतिक बहुलक क्या होते हैं? डीएनए होते हैं, रेशम, ऊन इत्यादि, ये सब क्या होते हैं? ये प्राकृतिक बहुलक कहलाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अभी हम हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। का किस शब्द का उच्चारण स्थान तालब्य है? यदि हम यहाँ पे ऑप्शनों की बात करें तो जो झा व्यंजन का उच्चारण है वो क्या होता है? ये तालब्य है। झा व्यंजन का उच्चारण, जो चा वर्ग के व्यंजन होते हैं उनका उच्चारण क्या होता है? उच्चारण स्थान तालब्य होता है, याद रखिएगा। और यदि हम का वर्ग के उच्चारण स्थान की बात करें, का वर्ग की, ये भी याद रखिएगा, का वर्ग को क्या बोलते हैं? कंठय। चा वर्ग को क्या बोलते हैं? तालु। टा वर्ग को क्या बोलते हैं? मूर्धन। ता वर्ग को क्या बोलते हैं? दंतय। इस तरह से सारे जो इनके उच्चारण स्थान है वो देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, भाषा के सार्थक लघुत्तम इकाई किसे बोला जाता है? तो भाषा की जो सार्थक लघुत्तम इकाई है वो शब्द है। क्या है? शब्द है। उच्चारण की दृष्टि से भाषा की जो लघुत्तम इकाई है वो ध्वनि है, लेकिन ध्वनियों के मेल से शब्द बनते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा शब्द हो जाएगा। नींद उड़ जाना मुहावरे का उचित अर्थ कौन सा है? नींद उड़ जाना मुहावरे का उचित अर्थ क्या है? तो जरा भी नींद ना आना। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा जरा भी नींद ना आना, नींद उड़ जाना। रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प को चुनिए। यहाँ पे देखते हैं क्या, अध्यापक को अध्यापन कार्य में क्या होना चाहिए? परमवीर, ये तो गलत हो जाएगा, दक्ष नहीं, निपुण होना चाहिए। क्या हो जाएगा? निपुण हो। यदि हम पढ़ें तो इसको देखो, अध्यापक में अध्यापन कार्य में निपुण होना चाहिए, सर्वाधिक उपयुक्त शब्द है। नेक्स्ट देखते हैं, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पे सही वर्तनी चुनना है। विनती, ये गलत हो जाता है। विनती, ये सही हो जाता है। विनती, ये भी गलत है। विनती, ये तो गलत ही है। यहाँ पे जो सही वर्तनी है विनती है, छोटी वी और ना और बड़ी ती। निम्नलिखित चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो नीचे दिए मुहावरे के सही अर्थ को व्यक्त करता है। तो यहाँ पे जो मुहावरा है वो आँख का काजल है। यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है। आँख का काजल का जो मुहावरा है वो अत्यंत प्रिय है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अत्यंत प्रिय। आँख का काजल का मुहावरा क्या है? अत्यंत प्रिय। अंबु किसका पर्यायवाची है? अंबु किसका पर्यायवाची है? तो अंबु के जो पर्यायवाची हैं वो वारी, वारी, नीर, उदक, तोय, सलिल, जल। तो अंबु का पर्यायवाची क्या है? जल। इसके अलावा इसके पर्यायवाची कौन है? बारी, नीर, उदक, तोय, सलिल इत्यादि जल के पर्यायवाची हैं। कमल की बात करें तो कमल में कौन कौन से पर्यायवाची आते हैं? जलज, पंकज, अंबुज, सरोज, नलिन, अरविंद, ये क्या है? जल के पर्यायवाची हैं। यदि बादल की बात करें तो बादल में कौन कौन से हैं? मैघ, जलधर, वारिद, नीरद, वारिधर। अम्बुद क्या है? जल के बादल के पर्यायवाची। समुद्र में जलधि, अब्धि, जलधाम, बारिश इत्यादि ये समुद्र के पर्यायवाची हैं। ये सारे पर्यायवाचियों को देख लीजिएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से शब्द का विलोम शब्द चुनिए। तो उल्लास का विलोम क्या होगा? वैमनस। वैमनस नहीं, विषाद। उल्लास का विलोम क्या होगा? विषाद।
और वैमनस का जो विलोम क्या होगा, सोमनस। ये भी देख लीजिएगा, सोमनस या मैत्री। नेक्स्ट देखते हैं, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। जो वाक्यांश दिया है उसका एक शब्द लिखना है। इंद्रियों से परे, इंद्रियों से परे क्या कहलाता, अतीन्द्रिय। इंद्रियों से परे क्या कहलाता, अतीन्द्रिय। और इंद्रियों से संबंध रखने वाला क्या कहलाता, इंद्रिक कहलाता है। इंद्र पर विजय पाने वाला क्या कहलाता है, इंद्रजीत कहलाता है। तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, महोत्सव का संधि विच्छेद होगा। महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा, तो महोत्सव का जो संधि विच्छेद होगा वो क्या होगा, महाधन उत्सव। क्या होगा, महाधन उत्सव। ये क्या है, एक दीर्घ संधि है। और इस संधि के जो नियम है, इसमें क्या होता है कि ह्रस्व और दीर्घ, ह्रस्व या दीर्घ हो, चाहे आ ई उ री के बाद ह्रस्व दीर्घ आ ई उ री स्वर आए तो उनको, उनके स्थान पर क्या हो जाता है, दोनों को मिलाकर उनके दीर्घ स्वर आते हैं। आ का क्या हो जाएगा, बड़ा, ई का बड़ी, ऊ का बड़ा ऊ, री हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए महा उत्सव, तो ये क्या हो गया, महोत्सव, दीर्घ स्वर संधि है। इसके अलावा यदि हम इसके और उदाहरणों की बात करें तो महानंद, महाधन आनंद, स्युधूर्मी, सिंधुधर उर्मी इत्यादि, ये इसके और अन्य उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, पंचवटी में कौन सा समास है। पंचवटी में कौन सा समास होता है, तो पंचवटी में द्विगु समास होता है। कौन सा समास, द्विगु समास होता है। और द्विगु समास की विशेषता क्या होती है कि इसमें जो पूर्व पद होता है वो संख्यावाचक विशेषण होता है, उसे क्या कहते हैं, द्विगु समास, पंचवटी। और इस समूह का अथवा समाहार का बोध होता है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा द्विगु समास। इसका जो पहचान है कि इसका जो प्रथम पद होता है वो क्या होता है, संख्यावाचक होता है। नेक्स्ट देखते हैं, मन रे तन कागद का पुतला, लागे बूंद बिनसी जाए छिन में गर्भ करे क्या इतना। यहाँ पे जो है मन रे क्या इतना, इस पद में कवि ने तन को कागज के पुतले के समान माना है। और ये माना है कि ये जो तन है ये क्षणिक भर पानी की बूंदों से नष्ट हो सकता है, फिर भी इस तन पर इतना घमंड क्यों करते हैं। यहाँ पर कवि तन को छोड़कर परमात्मा के प्रति अनुराग को पैदा करता है। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा, शांत रस हो जाएगा। अलंकार, सॉरी अलंकार बोल दिया। यहाँ पे कौन सा रस हो जाएगा, शांत रस हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सायंग लय सारंग चल कई सारंग की ओट, सारंग झीनो पाई के सारंग कई गई चोट में कौन सा अलंकार है। तो इसमें जो अलंकार है, इसमें कौन सा अलंकार है, जहाँ एक ही शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो लेकिन उनके अर्थ जो हों हर बार अलग अलग हों, तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है, यमक अलंकार होता है। यहाँ पर सारंग का प्रयोग एक बार से अधिक किया गया है और इसका अर्थ भी अलग अलग है, तो यहाँ पे यमक अलंकार होगा। नेक्स्ट देखते हैं, दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द का चयन करना है। तो व्योम का समानार्थी शब्द कौन सा होगा, व्योम का समानार्थी शब्द है आकाश। आकाश, अंतरिक्ष, अनंत, गगन, अंबर इत्यादि क्या है, व्योम के समानार्थी शब्द हैं। नेक्स्ट देखते हैं, द्रग का वर्ण विच्छेद। द्रग का वर्ण विच्छेद क्या हो जाएगा, यदि हम द्रग को हम विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, द, री, गा प्लस आ। तो यहां पे देखें तो किस में मिलता है, बी में। बी राइट आंसर हो जाएगा। काकल्य वर्ण कौन सा है, काकल्य वर्ण कौन सा है, तो यदि विकल्प में देखें तो हा जो है ये काकल्य वर्ण है। जिन व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में मुख गुहा खुली रहती है और वायु बंद कंठ को खोलकर झटके से बाहर निकलती है, उसे क्या कहते हैं, काकल्य व्यंजन कहते हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा राइट आंसर, हा। जिस स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। रिक्त स्थान, मुझे है कि आप स्वस्थ हो गए हैं, तो मुझे क्या है, मुझे हर्ष है। क्या हो जाएगा यहाँ पे, मुझे हर्ष है कि आप स्वस्थ हो गए हैं, ये हो जाएगा मुझे आहत, आनंद, उल्लास, ये गलत हो जाएंगे। यहाँ पे जो उपयुक्त शब्द होगा मुझे हर्ष है कि आप स्वस्थ हो गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नीचे दिए गए मुहावरों का अर्थ व्यक्त करने वाले विकल्पों का चयन कीजिए। हवाई किले बनाना, हवाई किले बनाने का क्या अर्थ है, मात्र कल्पना करते रहना। नहीं बोलते, जनरल बातों में बोलते हैं कि हवाई किले बनाता रहता है, मतलब मात्र कल्पना करता रहता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा मात्र कल्पना करते रहना। नेक्स्ट देखते हैं,
पुस्तकी शब्द में प्रत्यय बताइए। पुस्तकी शब्द में प्रत्यय क्या है? तो पुस्तकी शब्द में प्रत्यय है ई है। पुस्तकी शब्द में प्रत्यय क्या लगा है? ई प्रत्यय लगा है। और यदि हम ई के और शब्दों की बात करें और प्रत्यय लगे हुए शब्दों की बात करें तो भवदीय, राष्ट्रीय, भारतीय, इस तरह के और शब्द भी बनते हैं जिसमें ई प्रत्यय लगा है। नेक्स्ट देखते हैं, मत्स्य का पर्यायवाची क्या है? मत्स्य का पर्यायवाची क्या है? तो जो मत्स्य का पर्यायवाची होता है मीन, मछली, जल जीवन, सफरी, ये क्या है? मत्स्य के पर्यायवाची। तो यहाँ पे मीन जो है मत्स्य का पर्यायवाची है। यदि हम राजा की बात करें तो राजा के पर्यायवाची क्या हो सकते हैं? नरेश, भूपाल, महीप, भूप, भूपति इत्यादि, ये क्या है? राजा के पर्यायवाची हो सकते हैं। मेघ के पर्यायवाची क्या हो सकते हैं? अभ्र, बादल, जलद, जलधर, वारिधर, पयोध, नीरद इत्यादि क्या है? मेघ के। यदि हम मुनि को देखें तो मुनि के पर्यायवाची क्या हो सकते हैं? साधु, संत, मनीषी, महात्मा, ऋषि इत्यादि मुनि के हो सकते हैं। ये सारे पर्यायवाचियों को देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नीचे दिए हुए वाक्यांशों में एक शब्द दीजिए जिस पर उपकार किया गया हो। जिस पर उपकार किया गया हो क्या कहलाता है? उपकृत। जिस पर उपकार किया गया हो वो क्या कहलाता है? उपकृत कहलाता है। जिसका उत्पादन हुआ हो तो वो क्या कहलाता है? उत्पादित। जिसका उत्पादन हुआ हो। किसी दूसरे स्थान में कोई अंश, किसी दूसरे स्थान में कोई अंश क्या कहलाता है? उद्धृत। तो यहाँ पे जो जिस पर उपकार किया गया हो उपकृत। नेक्स्ट देखते हैं, सूर्योदय का संधि विच्छेद होगा। सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या होगा? सूर्य धन उदय। इसमें सूर्य धन उदय, यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, सूर्य धन उदय। और ये किस प्रकार की संधि है? ये तो एक गुण स्वर संधि है। इसके नियमानुसार यदि आ, ई, आ के बाद ई, उ या उ आए, री आए, स्वर आए तो इनको मिलकर क्या हो जाता है? ए हो जाता है, ओ हो जाता है और अर हो जाता है। यहाँ पे सूर्य धन उदय को देखें तो सूर्योदय, तो ये कौन सा है? गुण स्वर संधि है। नेक्स्ट देखते हैं, नीलांबर शब्द में कौन सा समास है? नीलांबर शब्द में कौन सा समास है? नीलांबर शब्द में कर्मधारय समास है। कौन सा समास है? कर्मधारय समास। कर्मधारय समास जो होते हैं इसमें समस्त पद समान रूप से प्रधान होते हैं। इसके लिंग वचन भी समान होते हैं और इस समास में पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष होता है। विग्रह करने पर कोई नया शब्द नहीं बनता है, जैसे चंद्रमुख, चरण कमल इत्यादि और भी उदाहरण है इसके। नेक्स्ट देखते हैं, अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट ऊषा नारसी में कौन सा अलंकार है? अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट ऊषा नारसी, अर्थात आकाश पानी में डूबा हुआ है, डूबा हुआ सा प्रतीत हो रहा है। और जैसे आकाश में रात्रि में तारे हो जाते हैं और सुबह सूर्य के प्रकाश के आगे तारे नजर नहीं आते, अर्थात इसमें क्या है? रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। नेक्स्ट देखते हैं, काली घटा का घमंड घटा। काली घटा का घमंड घटा, इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें यमक अलंकार होता है। यमक अलंकार में क्या होता है? शब्दों की आवृत्ति जहां एक से अधिक बार प्रयुक्त होती है और उसका हर बार अर्थ क्या होता है? अलग अलग होता है। तो यहाँ पे घटा शब्द जो है 2 बार प्रयुक्त हुआ है और हर बार अर्थ इनका अलग अलग है। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? यमक अलंकार। और उपमा अलंकार में क्या होता है? 2 वस्तुओं के समानार्थ प्रतिपादन को उपमा कहते हैं और उपमा का अर्थ क्या होता है? समता या तुलनात्मक बराबरी। उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है? इसमें उपमेय में अप्रस्तुत उपमान की संभावना हो, उसे क्या कहते हैं? उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं, जैसे मनु, जनु, मानो। रूपक अलंकार में क्या है? उपमेय और उपमान का अभेद हो, जहाँ उपमेय और उपमान का अभेद हो तो वहाँ क्या कहलाता है? रूपक अलंकार। इस तरह से हमने 25 क्वेश्चन विज्ञान के और 25 हिंदी के वस्तुनिष्ठ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा, उनकी डिटेल चर्चा भी की। और इसी तरह से आगे भी हम प्रैक्टिस सेट लाते रहेंगे जिसमें पूरे सिलेबस को कवर किया जा रहा है। तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे और लोगों को भी इसका बेनिफिट मिल पाए। और यदि कोई क्वेरी रहती है, कोई चीज़ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको लिख सकते हैं ताकि हम उस पर उसकी रिप्लाई दे सकें। तो इस तरह से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और अच्छे वीडियो के साथ। धन्यवाद।